नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज सोमवार और सोमवार को अपनी स्कूल व्याख्याता की क्लास रहती है 12 बजे वाली टाइमिंग पे। तो सोमवार से गुरुवार तक आपके ये क्लासेस रहती है। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था प्रमुख क्रांतिकारी और उसमें एक क्लास अपन पढ़ चुके थे। ठीक है, आज ये उसी की दूसरी क्लास है और वैसे देखेंगे तो आप फर्स्ट पेपर की ये 10वीं क्लास है। आज की इस क्लास में साथियों अपन पढ़ेंगे लाल बाल और पाल। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। अब आप लोगों का पता नहीं, बाकी मैं तो काफी इंटरेस्टेड रहता था जब इन्हें पढ़ने को मिलता था या पढ़ाया जाता था। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल यानी विपिन चंद्र पाल। अब चाहे मैं हूं या मेरे जैसे कई सारे युवा साथी, वे उग्रवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। भाई, राष्ट्रीय आंदोलन में दो विचारधाराएं थी, एक तो उदारवादी और एक उग्रवादी। उदारवादी धारा जो धारा है नहीं बन सीधो हिसाब हो कि हाथा जोड़ी करो, पगे पड़ो कि मन आजादी दो, थारे हाथा जोड़ी है, थारे पगे पड़ू, मन आजादी दो, मन आजादी दो। बे आजादी देवे को नहीं, वे दो घुमा और दे दे मोर में। ठीक है, और एक है वे लाल बाल पाल यानी उग्रवादी विचारधारा वाला कि वे दो घुमा दे नहीं तो थे चार घुमा दो और लाता फ्री दो। यानी कि उग्रवादी यानी मार मूर के लोर है, ऐसे ये देने वाले नहीं है। उग्रवादी विचारधारा यही थी। भाई, गांधी जी उदारवादी थे, फिरोज मेहता है, दिनसा वाचा है, ये सब ये कहते हैं एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे करो। ये कहते हैं उग्रवादी के एक गाल पे थप्पड़ मारा ना उसका पूरा मुंह गुस्से से सूझा दो, ये उग्रवादी विचारधारा, और वापस उनसे छीन कर लो। ये उग्रवादी विचारधारा थी। तो अपने तो विचार भी ऐसे ही थे कि भाई अंग्रेजों ने हमारे गुलाम बनाया तो हम तो छीन छून के इनसे वापस लेना है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे ये। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लेते हैं साथियों लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं, फिर बाल गंगाधर तिलक पढ़ेंगे और फिर विपिन चंद्र पाल पढ़ेंगे। पंजाब से थे मुख्यतः। इनका जन्म पेन चेंज कर देते पहले। जन्म 28 जनवरी 1865 मोगा पंजाब। देखो, क्रांतिकारी जितने भी पढ़ते हैं उसमें जीवन परिचय से संबंधित सवाल कम आते हैं, इनकी गतिविधियों से, इनकी रचनाओं से, इनकी उपाधियों से, उनसे प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो ये पढ़ना जरूरी है कि छोड़ नहीं सकते। मृत्यु होती है इनकी 17 नवंबर 1928। इनकी मृत्यु बड़ी ट्रेजेडी है एक, वो अपन पढ़ेंगे। आपने पढ़ रखा है लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको फ्रेशर्स को ध्यान में रखते हुए भी पढ़ाऊं। ठीक है, पिता लाला राधा कृष्ण और माता गुलाब देवी। याद हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो भी टेंशन लेने और काम नहीं है। उपनाम पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब, यानी देखो पंजाब से संबंधित थे ये, शेर ए पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे। क्रांतिकारी जितने भी थे वो इन्हें बहुत मानते थे। ठीक है, क्रांतिकारियों के बीच में विशेष पहचान रखते थे ये। और लाल बाल पाल त्रिगुट, इसे कहा जाता था त्रिगुट या तिकड़ी। और कैसी विचारधारा के थे? उग्रवादी। ये त्रिगुट जो है उग्रवादी कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो राष्ट्रवादी, या आप कह सकते हो राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। भगत सिंह इनसे बड़े प्रभावित रहते थे, बहुत मानते भी थे। दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। अब दयानंद सरस्वती से प्रेरित होने का मतलब क्या है? मतलब है कि ये आर्य समाज से प्रेरित थे। अब भाई, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। दयानंद सरस्वती वही जो राजस्थान में आए थे, तो जगन्नाथ रसोईया जो था जोधपुर का, वो नन्ही जान से संबंधित इंसिडेंट हुआ था, फिर पीछे हुए कांच उनको दे दिए थे, ये वाले वजह। दयानंद सरस्वती अपने पुनर्जागरण में पढ़ते हैं, तो आगे आएगा तो पढ़ेंगे अपन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती से प्रेरित थे। यानी कि इन्होंने जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज वगैरह इनकी स्थापना की, जो लाला हंसराज के साथ में मिलकर। यहां पे ध्यान रखना, सहयोगी थे लाला हंसराज। ठीक है, तो सहयोगी लाला हंसराज थे। तो लाहौर में वगैरह इन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया और डीएवी कॉलेज खोली, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, और इनका प्रचार प्रसार इन्होंने किया था। ये आर्य समाज से प्रेरित थे। और विपिन चंद्र पाल जो थे वो ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं कई बार, लगता नॉर्मल है कि क्या नॉर्मल सवाल है, लेकिन जब आता है ना तो कंफ्यूजन लेके आता है। ठीक, चलिए अब जो प्रश्न बनते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। इनके दो दैनिक पत्र बहुत चर्चित और बहुत पूछे जाते हैं विशेष रूप से। इनकी विशेषता यह है कि नाम इसका है पंजाबी और वंदे मातरम, जबकि ये है उर्दू भाषा के अंदर। भाई, पढ़ने से ऐसा लगता है कि पंजाबी है तो पंजाबी भाषा में होगा,
लेकिन है उर्दू भाषा से। एक प्रश्न तो बनता है इस तरीके से कि कौन सी भाषा का है। दूसरा प्रश्न बनने का तरीका है कि ये पत्र कैसा है, तो ये दैनिक पत्र है, ठीक है, दैनिक डेली वाला पत्र था। फिर द पीपल, इसकी भी भाषा पूछी जाती है तो अंग्रेजी, जैसा इसका नाम ही लिखा हुआ है द पीपल, ठीक है। वो पीपल को यहाँ पर पेड़ वालों पीपल तो है नहीं, पीपल यानी लोग, द पीपल ये अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है तो ये अंग्रेजी का है। ये साप्ताहिक पत्र था, ठीक है। ये दोनों थे दैनिक, लेकिन ये उर्दू भाषा का था, ये साप्ताहिक था और ये अंग्रेजी भाषा का था, द पीपल। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष रूप से अलग से लिखवाए मैंने, तो आपको विशेष रूप से याद करने ही करने हैं, ठीक है। अब अन्य पत्र पत्रिकाएं, अब इसमें से भी पूछ सकते हैं, महान अशोक, छत्रपति शिवाजी, यंग इंडिया, श्री कृष्ण और उनकी शिक्षाएं, अनहैप्पी इंडिया, विल टू फ्रीडम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आर्य समाज, क्योंकि ये प्रभावित किससे थे, दयानंद सरस्वती से, आर्य समाज से प्रभावित थे, तो आर्य समाज भी इनकी रचना है। देखो इस पूरी स्लाइड में यदि मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्लाइड के इस तरफ वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इनमें से, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, ये इनका जो है लाला जी की जिंदगी में एक बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि इसका विरोध करते हुए ही इन्हें अंग्रेजों जो हुकूमत थी उनके जो भी सिपाही थे उनसे लाठियां खानी पड़ी विरोध के रूप में, और उन्हीं लाठियों की बदौलत जो है आप स्वर्ग सिधार गए थे, ठीक है। तो साइमन कमीशन जो है 1927 में गठित किया गया, एक 7 सदस्यीय आयोग होता है। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया ये मैं बता दूं पहले आपको, कि 1919 का अधिनियम था एक, ठीक है, 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया, ये 1919 का जो अधिनियम था, इसके 10 वर्ष पूर्ण होने पर 10 वर्ष पूर्ण होने पर एक कमीशन का गठन किया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। इस कमीशन का कार्य यह था कि भाई इसकी जो ये इस अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान थे उनका कितना फायदा मिल रहा है, व्यवहारिक रूप से कितना असरदार है कितना नहीं है, इसकी रिपोर्ट देनी थी, यानी कि जांच करनी थी और रिपोर्ट देनी थी। 1929 में इसके 10 साल हो जाते पूरे, तो रिपोर्ट देनी थी। 1927 में गठन किया, पहली बार 1928 में भारत आया, फिर 1929 में वापस आया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ नहीं तो अगली स्लाइड पे मैंने दे भी रखा है, ये लाला लाजपत राय और ये है जॉन साइमन। इसकी साइमन कमीशन की का विरोध भारतीयों ने क्यों किया, क्योंकि ये 7 सदस्य ही था ना, इसके अंदर सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे और सारे के सारे अंग्रेज थे, ठीक है, सारे अंग्रेज, यानी कि सारे के सारे श्वेत, व्हाइट मैन, इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। और सारे के सारे श्वेत, अब वो कैसे थे, गोरे थे तो वो श्वेत, अपन काले, ठीक है ना, ये काले गोरे वाला तो आपको पता ही है, ये चलता रहा इसमें। तो ये यहाँ पे अब स्वाभाविक सी बात है कि विरोध होना है। क्यों विरोध होगा, कि भैया आपका ही अधिनियम और आपका ही जांच आयोग, तो वो तो भी गलतियां या कोई कमियां तो बताएगा ही नहीं, वो तो सीधा सही सही बताएगा, हमारे भी सदस्य होने चाहिए। भाई सीधी सी एक उदाहरण मैं आपको दूं कि मान लो कि राजस्थान में कोई आयोग कोई परीक्षा करवा रहा है, उस आयोग के द्वारा जो प्रश्न पत्र बनाए गए उसमें भरपूर गलतियां दी गई, ठीक है, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्शन लगा के बहुत सारा धनमाल भी बटोरा गया। अब विद्यार्थियों ने जैसे डिमांड की कि भाई जांच होनी चाहिए, हमारे से तो भाई लेते भी ठगते हो देते भी ठगते हो कहवे ना, तो कि जांच होनी चाहिए। अब जांच आयोग में जैसे किसी आयोग का प्रश्न पत्र है, उसी आयोग का जांच आयोग भी बैठा, उसमें भी उनके एम्प्लॉय बैठे, तो अब जांच होगी कैसी, जांच वैसी होगी जैसे कि उनको उचित लगेगा। भाई निष्पक्ष जांच करनी है तो कुछ जो है एक डेलीगेशन यहाँ का भी होना चाहिए, कुछ विद्यार्थियों के भी प्रतिनिधि होने चाहिए, कुछ जो है विशेषज्ञ भी होने चाहिए, तब जाके व्यवस्थित जांच होगी कि हाँ भैया गलती किसकी है, और जिसकी गलती है उसको सजा भी देनी चाहिए बराबर की, तो अगली बार पेपर बनाने से पहले ऐसी गलतियां अंदर नहीं रखे। अच्छा, ये जो चीजें कह रहा हूं ना, मैं किसी भर्ती को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, समझने वाले वैसे ही समझ जाते हैं। तो वही चीजें यहाँ पे भी, अब आपका ही आयोग और आपका ही अधिनियम, तो आप तो फिर जांच क्या करोगे, तो इसलिए इसका विरोध हो रहा था और साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए जब ये आया। मेरे हिसाब है दोनों ही चीजें समझ गया हो जो मैं समझाना चाह रही हूं। चलिए ये देखो, ये जब साइमन कमीशन आया 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा, तब ये उसके विरोध का दृश्य है, जिसमें सारे के सारे जो है भारतीय जितने लीडर थे वो सारे इकट्ठे होके जाते हैं, जिसमें आपके
लाला लाजपत राय भी जाते हैं। ठीक है, बंबई पहुंचा उसका स्वागत करने काले झंडे लेकर। अब काले झंडे किसे बताए जाते हैं? जिनका विरोध करना हो, तो विरोध स्वरूप काले झंडे लेकर गए और साइमन गो बैक से नारे लगाए और इनसे इनका विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। ठीक है, अब देखो ये कुछ हाईलाइट जो आपको साइमन कमीशन से संबंधित और ध्यान में रखनी है, वो ये है कि साइमन कमीशन 1927 में तो इसका गठन हुआ, पहली बार 1928 में भारत आया, दूसरी बार 29 में आया था। ठीक है, इसमें कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। अध्यक्ष जॉन साइमन था। दिसंबर 1927 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध दर्ज किया गया। लाहौर में विरोध के दौरान, देखो लाहौर में विरोध के दौरान लाला लाजपत राय शेर पंजाब की मृत्यु होती है। अब 30 अक्टूबर 1928 ये जो लाठियां इन्होंने खाई है ना, वो 1928 में विरोध दर्ज करवाया। 30 अक्टूबर 1928 को लाठियां इनको पड़ी, फिर जो है आगे 17 नवंबर को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, हाँ यही है 17 नवंबर को, फिर 17 एक महीने बाद जो है 17 दिसंबर को सैंडर्स को मार देते हैं। 27 मई 1923 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भाई 1928 और 1929 दो बार तो आता है भारत, और 30 में जो है इनकी रिपोर्ट प्रकाशित होती है। सर शिव स्वामी अय्यर ने इसे रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब इन्होंने विरोध किया और लाठियां सभी को पड़ती है। लाला जी के सिर पे कुछ लाठियां पड़ी, जिनकी वजह से ये बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और कुछ दिन बाद में इनको प्राण त्यागने पड़े। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए 30 अक्टूबर 1928 को लाला जी बुरी तरह घायल हुए। लाठियां कब पड़ी है? 30 अक्टूबर 1928 को। ठीक है, इनकी मृत्यु जो होती है वो 17 नवंबर 1928 को होती है। इन्होंने फिर इनकी मृत्यु से पहले इन्होंने एक कोटेशन कहा जो बार बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे शरीर पर किया गया एक एक प्रहार, एक एक लाठी अंग्रेजी यानी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील साबित हो गया होगा। ये किसके शब्द है, किसका कोटेशन है, ये पूछा जाता है तो लाला लाजपत राय का। 17 नवंबर 1928 को लाला जी की मृत्यु होती है और इसके ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब इसमें बताइए आपको, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनका बड़ा हाथ रहता है और भगत सिंह इन्हें बहुत मानते थे। ठीक है ना। अब यहां पे है ना, जो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था वो था स्कॉट। कौन था? स्कॉट। मारने की प्लानिंग स्कॉट की बनाई थी। सहायक पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स। मारने की प्लानिंग इसको बनाई थी, निशाना चूक गया, मरा कौन? सैंडर्स। इस तरीके से सैंडर्स मरा। सैंडर्स को मारने की प्लानिंग नहीं थी। और लाला जी पर लाठी के प्रहार के यानी कि लाठियां भांजने के आदेश भी किसने दिए थे? स्कॉट ने दिए थे। तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अभी तक प्रश्न इस पे बना नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे सैंडर्स की हत्या वगैरह ये। ठीक है, ये है आपके लाला लाजपत राय से संबंधित पूरी जानकारी। अब बात करते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बहुत अहम रोल रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, लेकिन इनके साथ एक इंसिडेंट ये भी रहा है कि ये कभी भी कांग्रेस के किसी अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है ना, ये भी इनके साथ में रहा है। जन्म 23 जुलाई 1856, रत्नागिरी, महाराष्ट्र। रत्नागिरी कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। मृत्यु 1 अगस्त 1920 को होती है। उपनाम इनके तो होते हैं हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, भारत का बेताज बादशाह, और इनके दोस्त इन्हें मिस्टर ब्लंट के नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे? मिस्टर ब्लंट कहकर संबोधित करते थे इनके दोस्त। और एक वैलेंटाइन सिरोल है, वो तो इन्हें भारतीय शांति का जनक तक कहता है। उसकी एक पुस्तक है इंडियन अनरेस्ट, उसके अंदर इसने भारतीय अशांति का जनक कहा है। और बाल गंगाधर तिलक को इतना गुस्सा आया था कि उसके विरुद्ध मानहानि का दावा ठोकने लंदन भी जाते हैं अपने बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बचपन का नाम इनका केशव था। इन्होंने पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की 1880 के अंदर। ठीक, आगे देखो, अब ये यहां से प्रश्न बनते हैं और इनको याद कैसे रखोगे उस चीज को समझना। देखो, पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हो, आप सेल्फ भी पढ़ सकते हो, लेकिन मायने ये रखता है कि पढ़ा हुआ याद कितना है और कैसे याद रखना है, और कंफ्यूजन जहां होता है उन चीजों को कैसे याद रखी जाए। ठीक है, तो तिलक की प्रसिद्ध समाचार पत्र मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। एक तो आपके मराठा और दूसरा केसरी।
याद ये रखना है कि मराठा जिसका नाम है वो मराठी में नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि क्रॉस में याद रखना है कि मराठा जो है वो मराठी में नहीं है। ठीक है, मराठा कैसा है, मराठा अंग्रेजी का, मराठा अंग्रेजी में है और केसरी मराठी के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना, उल्टा याद रखना है कि मराठा जो है ना वो मराठी में नहीं है, वो तो है अंग्रेजी के अंदर और 1882 में, और केसरी जो है वो मराठी के अंदर है 1881 के अंदर। तो उल्टा याद रखना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तिलक द्वारा प्रारंभ उत्सव ये भी पूछे जाते हैं, तो एक तो गणेश उत्सव और एक शिवाजी उत्सव, ये एक तो 1893 में और एक 1896 में। अब इसमें भी कंफ्यूजन ये होता है कि आगे पीछे वाला अपने को ध्यान नहीं रहता। ओलंपिक खेलों से प्रभावित होकर ये शुरू किए थे इन्होंने। अब इसमें भी है ना, ये कैसे याद रखोगे कि ये ध्यान रखना कि देखो शिवाजी महाराज, शिवाजी कौन थे, राजा थे यानी कि इंसान थे, और एक गणेश जी, गणेश जी कौन है, भगवान है। अब कभी किसी की पूजा करने की जरूरत पड़ेगी तो पहले इंसान की नहीं, पहले अपन भगवान की पूजा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गणेश उत्सव जो है वो पहले ध्यान रखना है और शिवाजी उत्सव जो है वो बाद में ध्यान रखना है। इस तरीके से याद रखना है, तो याद रखने के तरीके हैं। ठीक है ना, इन्हें 1908 में देशद्रोह का आरोप लगाकर मांडले जेल भेजा गया था। ठीक है, कहां भेजा गया था, मांडले जेल, 6 वर्ष हेतु जेल भेजा गया, मांडले जेल भेज दिया था। और मांडले जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं कि गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा था अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट के अंदर। ठीक है, इंडियन अनरेस्ट लिखूं क्या, आगे मैंने वैसे इंडियन अनरेस्ट का फोटो भी शामिल किया है इंडियन अनरेस्ट के अंदर। अच्छा, व्यक्ति यदि पूछते हैं भारतीय अशांति का जनक व्यक्ति में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक आता है, और यदि किसी संस्था का पूछ लिया जाए तो इसी वैलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज का जिक्र किया है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना। इन्होंने कांग्रेस के किसी भी सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं की, और ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि देखो व्यक्तित्व जैसा है ना, तो विद्यार्थियों को जब पढ़ा हुआ नहीं होता तो ये लगता है कि इन्होंने किसी न किसी कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता की होगी, जबकि इन्होंने की नहीं है। इनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर कहा था, और उसी समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है ना, वो टाइम पीरियड वही था। अगला देखो, ये स्लाइड जो है ना, इसमें आपको एक तो मांडले जेल का दृश्य दिखेगा, एक बाल गंगाधर तिलक के जो है ये केसरी और ये मराठा। अब आप भूल नहीं सकते, देखो मराठा देखोगे ना, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ प्रश्न पत्र क्या रहे, न्यूज़पेपर। ठीक है ना, ये न्यूज़पेपर आपको जब देखने को मिल गया तो फिर आप गलत नहीं कर सकते, और ये केसरी है। ठीक है ना, ये मराठा देखो, इसका तो टाइटल ही, इससे ही आप समझ जाओगे कि मराठा कैसा है, अपने अंग्रेजी के अंदर है। यहाँ लाल बाल पाल की तिगड़ी त्रिगुट, ये त्रिगुट का फोटो है। ठीक है, त्रिगुट। और ये जो है एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये अंग्रेजों ने ये कहा कि लाला जी की मृत्यु हार्ट फेलियर से हुई है, जबकि डॉक्टरों ने जांच करके कहा कि हार्ट डिजीज तो इनको कोई थी नहीं। और मृत्यु कैसे हुई, ये सभी जानते हैं कि लाठियां मारने से मृत्यु हुई है। ये इंडियन अनरेस्ट का कवर पे, इंडियन अनरेस्ट का कवर पेज है और मांडले जेल का दृश्य है। ठीक है, ये फोटो आप लोगों के ऐतिहासिक याद रखने के लिए काम आएंगे। इसके बाद में एक प्रमुख व्यक्तित्व और है विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल साथ में पढ़ा जाता है, विपिन चंद्र पाल। नवंबर 1858 इनका जन्म कब हुआ, नवंबर 1858 सिलहट जिले के पोइल गांव में हुआ है। मृत्यु होती है 1932 में। उपनाम इंपॉर्टेंट है, प्रचंड राष्ट्रवाद का पैगंबर, राष्ट्रवादी भावना का बहुत इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो प्रचंड राष्ट्रवाद का पैगंबर के नाम से जाना गया। इंडिया हाउस में प्रकाशित पत्रिका इनकी थी जो स्वराज्य पत्रिका थी। ठीक है, कर्जन वाइली की हत्या के बाद इस पत्रिका को इनको बंद भी करना पड़ा। ये इंडिया हाउस का था, इंडिया हाउस लंदन में था। ठीक है ना, लाल बाल पाल का हिस्सा रहे, और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है अब कि लाल बाल पाल में और कौन कौन थे। प्रमुख पत्रिकाएं इनकी वंदे मातरम, परिदर्शक और न्यू इंडिया मुख्य पत्रिकाएं थी, और समाचार पत्र के अंदर बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया, द हिंदू रिव्यू, और एक और पुस्तक आप ध्यान में रखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, द सोल ऑफ इंडिया।
ऑफ इंडिया। ये अपने वन लाइनर में ऐसे का ऐसे दे रखा था, और ये प्रश्न पिछली स्कूल व्याख्याता में बना था, ऐसा प्रश्न जो बहुत कम पुस्तकों में देखने को मिला। तो अपने इसमें भी था, तो इसे यहाँ पे नोट्स में भी आप नोट कर ले, वन लाइनर में भी दिया गया था। ठीक है, ये विपिन चंद्र पाल का व्यक्तित्व है। और ये फिर आ गए अपन अंतिम स्लाइड के ऊपर। अच्छा, कल एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की टॉपिक वाइज, तो विद्यार्थियों के काफी सारे ये भी आ रहे थे कि सर हिस्ट्री की भी लॉन्च करो, राज्य व्यवस्था की भी करो। देखो बन सभी रही है, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनमें से थोड़ा थोड़ा कोई काम बाकी है, फिर टाइपिंग शुरुआत की जाएगी। तो इसलिए भूगोल की जिसके भी काम आ रही है, यानी कि कोई भी एग्जाम जिसके अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता मिलती है, तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देख लेना अपनी जरूरत के हिसाब से। बाकी ये अपने जो है हिस्ट्री और इनकी भी मैं बहुत जल्द आपको दे दूंगा, राज्य व्यवस्था और इनकी भी बन रही है। ये मानकर चलें कि 99 में लॉन्च की है ना, लेकिन ये जीजीडी का प्लेटफॉर्म है, इसलिए 99 में लॉन्च हुई है। यही चीज जो है 500-700 रुपए के अंदर भी लॉन्च होती यदि कोई देता, लेकिन इस तरीके से टॉपिक वाइज देते नहीं है। मेन समस्या यही है कि हर टॉपिक और उसको पूरी तरीके से। और इस बार तो आप लोगों के लिए बेनिफिट ये भी है कि व्याख्यात्मक टेस्ट सीरीज दी गई है, टॉपिक वाइज भी व्याख्यात्मक दी है। और जब टॉपिक वाइज सारे टेस्ट जुड़ जाएंगे तो इसी के अंदर 5-5 मेगा टेस्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल निशुल्क जोड़ दिए जाएंगे। अभ्यास करो, पढ़ो और राज करो, मौज करो। बस अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।